हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 1 पर यह सेकंड वीडियो है जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। देखो, हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो 3 इसमें सही है, 1 गलत है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप ऑटोमेटिक पहचान लेंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन है 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की। तो जब आपको पता होगा कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी, 24 अप्रैल 2020 को, और इसमें दिया गया है 20 अप्रैल, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कहा है सही नहीं है, वो वाला हमें चूज करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 वर्ष से बढ़कर कितने वर्ष कर दी गई है? तो अब जो है सीटेट आजीवन कर दिया गया है, ठीक है, लाइफ टाइम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 53। निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? ठीक है, कोमल सचदेवा, शिवांगी सिंह, अंजलि सिंह या अवनी चतुर्वेदी? तो शिवांगी सिंह को चुना गया था राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पहली महिला के रूप में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में किया गया? तो काला नमक चावल महोत्सव, इसका आयोजन किया गया था सिद्धार्थनगर में, ठीक है, सिद्धार्थनगर जिले में। इसका मकसद क्या था? प्रमोट करना लोकल फॉर वोकल को, ठीक है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? तो तापसी पन्नू, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत या भूमि पेडनेकर? तो 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? विंटर ओलंपिक जो है 2022 में कब होंगे? 2022 में, ठीक है। तो प्योंगचांग दक्षिण कोरिया या कनाडा, रूस या चीन? तो 2020 में विंटर ओलंपिक होंगे चाइना में, ठीक है, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? ठीक है, तो एम्फेक्स 21 आयोजित किया गया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरवानी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? सिरवानी स्थित है तमिलनाडु में। 59। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा, ठीक है। तो शक्तिकांत दास ने एक ऐप चलाया था दृष्टिबाधित लोगों के लिए जिसका नाम था मनी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनी, MANI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सहकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया? हिमालय,
मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, बिंद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, अरावली मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सहकारी बैंक के लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने हेतु लाइसेंस जारी किया था। ठीक है, आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 मार्च या 7 से 15 नवंबर। तो वन्य जीव सप्ताह वन्य जीवों के संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 62। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो बिंदा खान ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, सारंगी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? विंबलडन किस देश में खेला जाता है? यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो विंबलडन जो है इंग्लैंड का प्रमुख खेल है। ठीक है, पॉपुलर एक प्रचलित खेल है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ने गूगा कथा मतलब किसने गूगा कथा के संकरण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने में योगदान दिया? ठीक है, तो किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मेजर जे एवर्ट, विलियम क्रूक, चार्ल्स सिनर्टन या रिचर्ड कार्नक। तो विलियम क्रूक ने गूगा कथा के संकरण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में मतलब योगदान दिया था। ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? ठीक है, किसने कॉन्सेप्ट दिया था राष्ट्रपति भवन का? सर एडविन लुटियंस, लॉर्ड कर्जन, शाहजहां या लेडी हार्डिंग? तो सर एडविन लुटियंस ने कॉन्सेप्ट दिया था राष्ट्रपति भवन उद्यान मुगल गार्डन की। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा या यूएनएफसीसी द्वारा या यूएनईपी द्वारा या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा? तो चैंपियन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दिया जाता है यूएनईपी द्वारा। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अब यूएनईपी ये क्या है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है और प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो हैं इंजर एडरसन। ठीक है, और अगर हम डिटेल में बात करें कि 2018 में चैंपियन ऑफ द ईयर किसको मिला था? पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया था। सही है। क्वेश्चन नंबर 67, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, गुन्नार मिर्डाल, नीरज सिंह चौधरी। एशियन ड्रामा, तो एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुन्नार मिर्डाल। ठीक है, सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मैरी कॉम, बिना लक्ष्मी नेपराम या नलिनी वालदेवी या इरोम शर्मिला? ठीक है, तो इरोम शर्मिला को जाना जाता है मणिपुर की आयरन लेडी। ये जो आपकी हैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। 69 में क्या कहा गया है? गुटनिरपेक्ष। ठीक है, NAM देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? NAM क्या फुल फॉर्म होती है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका जो है
प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? बेलग्रेड, न्यूयॉर्क या नई दिल्ली या जिनेवा? तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो है NAM का हुआ था बेलग्रेड में। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। NAM फुल फॉर्म की हमने बात कर ली है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। प्रेजेंट टाइम में नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में कितने देश हैं इस संस्था में? तो 120 देश प्रेजेंट में हैं इसमें। लेकिन शुरुआत में पहले में जो भाग लिया था, पहले सम्मेलन में, वो कितने 49 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 70 लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर। और प्रेजेंट में कौन है लोकसभा के स्पीकर? ठीक है, अध्यक्ष ओम बिरला जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक के लिए हमें एक गद्यांश दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर करना है। ठीक है। इतिहास बताता है कि भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है। चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखा इनमें से प्रमुख आपदाएं हैं। देश के 60% भूभाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र हैं। ये हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद इन्हीं से हमें आंसर निकलेगा। जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बनी रहती है तथा 68% क्षेत्र में सूखे की आशंका मंडराती रहती है। इससे न केवल हजारों जीवन की क्षति होती है बल्कि भारी मात्रा में निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को क्षति पहुंचती है। यद्यपि वैज्ञानिक और भौतिक रूप से देश में भारी प्रगति होती है, लेकिन आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी होती नहीं दिखाई देती है। इसको आपको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारियां, उनके शमन और बचाव पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसमें आपदा प्रबंधन पर बात की जा रही है। ठीक है। दृष्टिकोण में ये परिवर्तन इन धाराओं के फलस्वरूप आया है कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा शमन को उचित स्थान नहीं दिया जाता, विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी नहीं रखी जा सकती। सही है। सरकार के नए दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए। आपदा प्रबंधन का नीतिगत ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि निर्धन व वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी क्षेत्र है। इसमें मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास शामिल हैं। प्रशासक, वैज्ञानिक, योजनाकार, स्वयंसेवक और समुदाय सभी इस बहुआयामी प्रयास में हाथ बटाते हैं। उनकी भूमिकाएं और गतिविधियां आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी गतिविधियां एक दूसरे की पूरक और सहायक होती हैं और इसलिए इन गतिविधियों में समन्वय, तालमेल नितांत आवश्यक है। सही है। अब हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, बाद बाकी सब सत्य हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन जो सत्य नहीं है वो हमें चूज करना है। भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है, ये भी सही है। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है, ये भी सही है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि आपदाओं के कारण जनधन में क्षति में कमी कैसे आ सकती है? बढ़ोतरी होगी। तो ये आपका सही नहीं है, यानी कि यही सही हो जाएगा। सही है, जो सही नहीं है वही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय। समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल। ठीक है, सामंजस्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समन्वय का अर्थ क्या है? सामंजस्य, समान, समानता या मिलावटी। तो समन्वय का अर्थ होता है सामंजस्य, तालमेल, सामंजस्य बिठाना,
यानी कि तालमेल बिठाना किसी बात पर। आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए? तो विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या ये सभी? तो सभी क्षेत्रों में आपदा शमन यानी कि आपदा को रोकने के उपाय अपनाए जाने चाहिए। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया है? सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना है, क्योंकि आपदा से जनधन की क्षति में कमी आई है, आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। विकास जब तक सही गति से नहीं हो सकता है जब तक आपदा प्रबंधन के उपाय सही ना हो। ठीक है, विकास प्रक्रिया के लिए जरूरी है आपदा को रोकना। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसमें बात की गई है आपदा प्रबंधन के बारे में, यानी कि उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन। अगला है 76 से 80 तक। इसमें भी हमें एक गद्यांश दिया गया है, को ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, यदि आप, ठीक है, गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है? यदि आप जो राष्ट्र के चुनिंदा व्यक्ति हैं, जो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा से संपन्न हैं, अपने निजी आराम और स्वार्थपूर्ण प्रयोजन के कारण अपने स्वयं के लिए तथा अपने राष्ट्र हित के लिए और बड़ी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, एक बेहतर निष्पक्ष शासन लाने के लिए, अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध करने में और अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एकजुट संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो आपके मित्र हैं आपका झूठा गुणगान कर रहे हैं और हमारे विरोधी सच कह रहे हैं, और तब आपकी बेहतरी के लिए लॉर्ड रिपन की सारी उच्चाकांक्षाएं निष्फल एवं काल्पनिक हैं। तब वर्तमान स्थिति में किसी सीमा तक प्रगति की सभी आशाएं निराधार हैं तथा आज की स्थिति में वास्तव में भारत को ना तो किसी बेहतर सरकार की ज़रूरत है और ना ही ये उसके काबिल है। केवल हमें ये ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है? केवल तभी जबकि आप ऐसा नहीं चाहते, आप अपने अलग अलग आक्रोश को हमें ना सुनाएं, इनमें आप उलझे रहेंगे तथा आपके साथ बच्चों जैसा बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी स्थिति यही बताई है। अंग्रेजों को कार्य करने का ढंग मालूम है। अब इस तरह की कोई शिकायत ना लाएं कि अंग्रेजों को सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तरजीह दी जा रही है। इसमें जो है अंग्रेजों के साथ संघर्ष की बात की जा रही है पहले में। ठीक है, क्योंकि यदि आपके भीतर वह लोक भावना नहीं है, सर्वोत्कृष्ट कोटि का वह सर्व कल्याणकारी समर्पण नहीं है, जिसके चलते आप जनता के हितों के लिए अपने निज हितों की आहुति दे दें, वह देश प्रेम नहीं है जिसने अंग्रेजों को उस स्थिति पर ला दिया है जहां वे आज हैं, तब उन्हें आपसे ज़्यादा तरजीह दिया जाए ना, ठीक ही है। और ये भी ठीक और अपरिहार्य ही है कि वे आज आपके शासक हैं और निश्चय ही वे आपके शासक और कर्ता धर्ता तब तक ही बने रहेंगे जब तक कि आप इन वास्तविकताओं को समझने एवं इनके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आत्म बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा भावना ही स्वतंत्रता तथा खुशहाली प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग हैं। इसको हमें कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखो, स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो आत्म बलिदान, निस्वार्थ सेवा भावना, देश प्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है देश प्रेम की चर्चा कहीं पर नहीं की गई। आप इसको ध्यान से पढ़ें तब आपको ये समझ में आएगा। यानी कि सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? तो हमने पीछे ही बात की, किसकी बात की गई है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की। सही है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए।
अपरिहार्य, अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अपरिहार्य, अपरिहार्य का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अत्याज्य या निराधार या विवश या त्याग। तो इसका अपरिहार्य का तात्पर्य होता है अत्याज्य, यानी कि अनिवार्य, जो अनिवार्य है। ठीक है, जिसके बिना काम ना चले उसको हम क्या कहते हैं? अपरिहार्य या अत्याज्य। प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? ठीक है, तो अंग्रेजों को कर्ता धर्ता और शासक बताया गया है प्रस्तुत गद्यांश में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 80, किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? तो किसको संबोधन किया गया है? ठीक है, देश की जनता को, भारतीय जनता को और अंग्रेजों के शासन को, यानी कि संबोधन किसको किया गया है? भारतीय जनता को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जब तक आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक इसमें समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो हो जाएंगे सिंपल सिंपल, लेकिन पूरे के लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब जो है 81 से 85 क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं 81 से 85 तक के क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आपके दो ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, ये जो डॉट वाला है ये है कंपनी ए का और ये एरो वाला ये है कंपनी बी का, यानी कि ये है कंपनी बी वाला ग्राफ और ये है कंपनी ए वाला ग्राफ। इससे हमें कितने 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 को सॉल्व करना है इस ग्राफ को देखकर। तो क्वेश्चन नंबर 81, कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? तो कंपनी बी की बात की गई है। अब इसको देखो, कंपनी बी के विपणन विभाग में कितने कर्मचारी हैं? ये है आपका प्रशासन वित्त, ये है विपणन विभाग। और देखना किस में है? कंपनी बी में। ये कंपनी बी है और ये कंपनी ए वाली लाइन है, तो बी यानी कि 7 के पास, और ये सैकड़ों में है। कितने हैं? 700। तो कंपनी बी के विपणन विभाग में कितने लोग हैं, कितने कर्मचारी हैं? 700। और कर्मचारियों की संख्या किस कंपनी में? विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। कौन सी कंपनी में? बी में। तो कंपनी बी में कुल कर्मचारी कितने हैं ये हमें सबसे पहले पता करना होगा। कुल कर्मचारी कंपनी बी वाले ग्राफ से, ये है बी का ग्राफ, देखो 7 और 8 के मिडिल में है, तो ये कितना हो जाएगा? 750, यानी कि 750 प्लस ये वाले कितने हैं? एचआर विभाग में कितने लोग हैं? 500 प्लस 500 प्लस विपणन विभाग में कितने लोग हैं? 700 प्लस वित्त में कितने हैं? 350 और प्रशासन विभाग में कितने हैं? 200। तो ये 350 और ये 200। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 2500 के बराबर, यानी कि 700। अब हमसे पूछा क्या गया है, 700 जो है 2500 का कितने प्रतिशत है? तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी कि 700 बटे 2500 गुणा 100। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 700 बटा 25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, बचा कितना? 20 और 25 अट्टे 200, यानी कि 28% आ जाएगा। तो आपके 81 क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से क्या अनुपात है? ठीक है, तो दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में, देखो प्रशासन विभाग में इसमें कितने हैं? बी कंपनी में है 200 और कंपनी ए, ये है ए वाला, इसमें कितने हैं? 400। तो प्रशासन विभाग में दोनों कंपनियों में कितने हो गए? 400 और 200, यानी कि हो गए 600। ठीक है, ये हो गए 600 प्रशासन विभाग में। और दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या का दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में, तो वित्त विभाग में कितने हैं?
देखो इसमें है 350, 3 और 4 के बीच में 350, और इसमें कितने हैं 450। तो 350 और 450 कितने हो जाएंगे 800। सही है। अब जो है ये कह रहे हैं 600 और 800 में क्या अनुपात है, तो 600 अनुपात 800 का मान निकालना है। अनुपात को आप बटा में भी लिख सकते हैं, अनुपात में कोई भी गुणा करें भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि तो इसको हम लिख सकते हैं 600 बटा 800। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 2 तियाँ 2 चाकू, यानी कि 3 बटा 4 के बराबर है, तो 3 अनुपात 4 आपका आंसर होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो देखिए कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कंपनी जो आपकी ए है, ठीक है, ये है ए, और कंपनी ए का एचआर विभाग ये आ जाएगा ए, कितने 800। तो कंपनी ए के एचआर विभाग में है 800। कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। और कंपनी बी जो है इसके वित्त विभाग में कितने लोग हैं, ये है आपका वित्त विभाग, और कंपनी बी वित्त विभाग में भी हमें कंपनी बी के लिए देखना है 350, तो वित्त विभाग में है 350 लोग। सही है। अब देखो इसमें ध्यान से समझो कहा क्या गया है, कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या यानी कि 800, कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि 350 का कितने प्रतिशत है 800। तो जब हम इसको सबसे सिंपल भाषा में लैंग्वेज में लिखते हैं तो 350 का अगर हम मान लें का x प्रतिशत है 800, बस हमें x का मान निकालना है। x प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 करेंगे, ये है 800, और जो 300 इस तरफ थे का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये आ जाएंगे आपके अपान में। सही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, x बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो 80/35 और गुणा 100, 5 से काटेंगे 7 और 5 5 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1600/7। जब हम इसको भाग देंगे तो ये 228.57 के बराबर आ जाएगा। हमसे लगभग पूछा गया है, देखो 7 को हटाएंगे सार्थक नियम से यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब इसको भी बढ़ाएंगे तो इसको हम 229 के लगभग बराबर लिख सकते हैं। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखो 84 में क्या कह रहे हैं, यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, तो कंपनी बी के आईटी विभाग में जितने कर्मचारी हैं उनमें 20% की वृद्धि हो जाए। अब सबसे पहले तो कंपनी बी के आईटी विभाग में कितने कर्मचारी हैं, देखो ये है कंपनी बी वाला ग्राफ, और आईटी विभाग ये है आईटी विभाग, तो कंपनी बी में आईटी विभाग में कितने हैं, ये 750, ठीक है। अब जो 750 में 20% की हमें वृद्धि करनी है, यानी कि प्लस 750 का 20%। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है, तभी आप ये लिमिटेड टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 750 और ये कितना हो जाएगा 150, तो ये 0 और ये कितना हो जाएगा 900। सही है। जब हम क्वेश्चन देखिए कि यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, तो कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर निकालना है। यानी कि अब हम देखेंगे कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कितने कर्मचारी हैं, ठीक है, कंपनी ए के प्रशासन विभाग में। तो देखिए ये है कंपनी ए का ग्राफ और प्रशासन विभाग ये रहा। तो प्रशासन विभाग में कितने हैं 400, कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कितने कर्मचारी हैं 400। इनके बीच हमें अंतर पूछा गया है, तो 900 और 400 में कितने का अंतर है 500 का। सही है।
तो 84, 84 में आंसर होगा 500, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, और इस वाले का लास्ट है ये, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा कंपनी बी के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या के मध्य अंतर कितना है। तो कंपनी ए के सभी विभागों में और कंपनी बी के सभी विभागों में हमें कर्मचारी निकालने हैं। तो देखिए कंपनी ए, देखो कंपनी ए वाला ग्राफ है ये, ठीक है। आईटी विभाग में कितने हैं, 550, ठीक है, 550 प्लस एचआर विभाग में कितने हैं, 800, विपणन में कितने हैं, 850, सही है, 850 प्लस वित्त विभाग में कितने हैं, 450, प्रशासन विभाग में कितने हैं, 400। अब इनको हमें जोड़ना है, सही है। ये कितने के बराबर आ जाएगा, 30 50 के। और इसी तरह कंपनी बी के कर्मचारी हमें लिखने हैं, तो बी वाले कर्मचारी कितने आ जाएंगे, देखो बी में ये कितने हैं, 750, इसके बाद ये 500, एचआर विभाग में कितने हैं, 500, विपणन विभाग में कितने हैं, 700, वित्त विभाग में कितने हैं, 350, सही है। प्रशासन विभाग में कितने हैं, 200। तो ये कर्मचारी हैं कंपनी बी के, ये कितने हो जाएंगे, टोटल 2500। अब जो है हमें इनमें अंतर निकालना है, तो अंतर क्या है, 3050 से 2500 घटाएंगे कितना बचेगा, 550, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, 85 में आपका ऑप्शन बी। अगले तरफ क्वेश्चन है 86 से 90 तक के लिए। नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान से अध्ययन करके उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अलग अलग संगठनों में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की संख्या, सही है। ये आपके 5 संगठन हैं, ए बी सी डी ई। महिलाएं इससे प्रदर्शित की गई हैं और पुरुष वाला जो है ये ब्लैंक नहीं है, ठीक है, मतलब ये डॉटेड नहीं है। ये आपका ग्राफ है। अब इसी के बेस पर हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं 86 से 90 तक। तो 86 में क्या कह रहे हैं, संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए, सही है। तो संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या, देखो संगठन डी में जाएंगे, पुरुष के लिए ये वाला ग्राफ देखेंगे। अब ये वाला ग्राफ है, सही है। तो 300 और 3500 के बीच गैप कितना है, 500 का, यानी कि ये जो मिडिल इसकी आएगी वो कितनी आएगी, 3250। तो डी में है पुरुष आपके 3250। काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, देखो इसमें 250 ज़्यादा हैं, 3000 से 250 ज़्यादा हैं। ऊपर ग्राफ जो है आधा है, यानी कि 500 है पूरा, तो 250 ज़्यादा है, इसमें 250 कम है, यानी कि इस ग्राफ को इतना उठा के यहाँ पे रख दो। तो 3000 दूना 6000, तो डी में कुल कर्मचारी कितने हो गए, 6000। मतलब ये आपके हैं 2750 और ये हैं 3250। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कुल कर्मचारी आ जाएंगे 6000। तो डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, 6000 का कितना प्रतिशत है, 3250, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए यानी कि 3250 बटा 6000 गुणा 100, इसका हमें मान निकालना है। ये कितने हो जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 325 बटा 6, सही है। तो 6 का भाग देंगे कितना आएगा, ये 6 पंच 30, ठीक है। 2 बच्चा 6 कुछ 24, 1 बचा 6 कन 6, 4 बचा, तो ये 6 रंग 36 से 4, ऐसा ही आता रहेगा। तो दशमलव के 2 अंकों तक हमें लिखना है, यानी कि अब ये 6 बार आ रहा है, तो सार्थक नियम से इसको हम कर सकते हैं 7, 54.17, सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों, ठीक है,
देखिए संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। तो सबसे पहले तो हम संगठन ए की तरफ चलते हैं। सही है। तो संगठन ए में महिलाएं कितनी हैं, ये है महिलाओं वाला ग्राफ, यानी कि 1500। ठीक है। और पुरुष कितने हैं, ये 1500 से आधा ऊपर, यानी कि 250 ज़्यादा, तो 1750। संगठन ए में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात, यानी कि 1550 और 1750 में क्या अनुपात है। तो सिंपली आप इसको बटे में लिख लो, 1500 बटा 1750, एक बिंदी कैंसिल। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है 150 और 175। तो 5 से जब हम भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, 30, और ये एक बार फिर चला जाएगा। ठीक है। 6/7 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6:7। सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखो दोनों दिए गए हैं, 7:6 भी दिया गया है, जरा सा गलत हुआ, उल्टा किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 6:7 आपका सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। तो संगठन ई में महिलाओं की संख्या, संगठन ई में महिलाओं की संख्या कितनी है, ये है संगठन ई। ठीक है। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, देखो 2500 और 3000 के मध्य, तो 2750 आ जाएगा। सही है। 2750। संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, दोनों का जोड़। ठीक है। तो ये है 2750, ये कितने हैं 2500, तो 2750 और 2500, पुरुष कितने हैं 2500, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5250, यानी कि 2750 5250 का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। सही है। तो प्रतिशत कितना आ जाएगा, 2750 बटे 5250 गुणा 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया कैंसल। इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 5 एकन 5, ठीक है, 5 पंचा 25, 5 दूना 10, और ये जो है 2, इसको ऐसे करो, देखो ये तो आपका 10 था। सही है। देखो कितना आया था 2750 बटा 5250 गुणा 100। ये जो है एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो ये 2750, ये वाला बिंदी इस पे आ गया, यानी कि 525। अब जो है इसको हम काट रहे किससे, 25 से, तो 25 दूना 50, 2 बचा, 25 एकन 25, ठीक है, 25 एकन 25, 2 बचा, 25 एकन 25, 1100 आ गया, यानी कि 1100 बटा 21। तो जब हम 1100 में 21 का भाग देंगे ये कितना आएगा 52.38, यानी कि लगभग 52% के बराबर आएगा। ठीक है, हमसे लगभग पूछा गया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। सभी संगठनों में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो सभी संगठनों में हमें महिलाओं की संख्या देखनी है 89 के लिए। संगठन ए में महिलाओं की संख्या कितनी है 1500, संगठन बी में कितनी है 2500 और 2000 और 2500 के बीच में, यानी कि कितनी आएगी 2250। संगठन सी में महिलाओं की संख्या कितनी है 2500। संगठन डी में महिलाओं की संख्या कितनी है 2750। सही है। संगठन ई में महिलाओं की संख्या कितनी है 2750, सेम। अब जो है सभी संगठनों में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, इनका केवल हमसे यही जोड़ पूछा गया, कितना, जब इन्हें हम सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 11,750। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 11,750। 90 क्वेश्चन है
संगठन सी और संगठन बी में मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? तो सी और बी में मिलाकर कुल कर्मचारी कितने हैं? ठीक है, तो संगठन सी और बी में कुल कर्मचारी हमें निकालने हैं। तो सी में कितने कर्मचारी हैं? देखिए, सी में जो है 2500 महिलाएं और 2500 पुरुष हैं। ठीक है, तो कितने कर्मचारी हो गए? 5000। और बी में हमें देखने हैं, बी में जो है कितनी 2250 महिलाएं और 2000 पुरुष हैं, यानी कि 4250 कर्मचारी हो जाएंगे। तो सिंपली इसका जोड़ करना है, कितना आ जाएगा? 9250। ठीक है, तो संगठन सी और बी में मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 9250। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 से 95 तक के लिए दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक 100 में से दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सोमवार को ए ने इतने, बी ने 65, सी ने 36 और डी ने 59, ई ने 84 अंक प्राप्त किए। इसी तरह सब दिए गए हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 91। ठीक है, बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक और ई द्वारा मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को प्राप्त किए गए अंकों के मध्य कितना अंतर है? अब देखो, बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार, तो बी वाले ने सोमवार को 65, बुधवार को 82 और गुरुवार को 72। तो सोमवार को 65, बुधवार को 82 और गुरुवार को 72। इनका योग कितना हो जाएगा? 219। और ई द्वारा मंगल, बुध, शुक्र, तो ई वाले ने मंगल को कितने प्राप्त किए हैं? 72। ठीक है, ई वाले कॉलम में मंगल वाले पे देखेंगे कितने? 72। और बुध, शुक्र, तो बुध को उसने कितने प्राप्त किए हैं? 59। और शुक्र को कितने किए हैं? 74। ठीक है, तो ये टोटल हैं 205 के बराबर। इनमें हमें अंतर पूछा गया है, 219 और 205 में कितने का अंतर है? 14 का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो बी द्वारा मंगलवार को कितने अंक प्राप्त किए गए? बी ने मंगलवार को प्राप्त किए हैं 68 नंबर। ठीक है, बी ने मंगलवार को कितने किए? 68। बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक, डी ने मंगलवार को कितने किए? 51। ठीक है, डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो 68 जो है 51 से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो 51 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? परसेंटेज कैसे निकालने? 51 से पूछा गया, तो डेल्टा एक्स वाई एक्स। ठीक है, इनका डिफरेंस 68 और 51 में कितने का अंतर है? 17 का। 17/x। ठीक है, जो आपका जिससे निकालना है, और गुणा 100। तो ये 17 3 51। ठीक है, तो 100/3, यानी कि 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सही है। ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य कितना अंतर है? औसत अंक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ई तथा सी द्वारा, अब देखो, ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए। अब ई द्वारा सबसे पहले हम देखते हैं सभी दिनों में प्राप्त किए गए अंक। देखिए, ई ने कितने प्राप्त किए? ये हैं ई 84, 72, 59, 68 और
74, इनका हम औसत भी निकाले लिए रहे। 84, 72, 59, 68 और 74। औसत के लिए क्या, इन जितनी भी संख्याएं उनका भाग 5 है तो 5 का भाग, यानी कि इनका योग कितना आ जाएगा 375/5, 71.4 के बराबर। इसी तरह सी वाले के औसत अंकों का सभी दिनों में, तो सी वाले के नंबर कितने हैं 36, 70, 75, 72, 77, 70, 75, 72, 77, ठीक है, बटा 5। ये योग आएगा 330/5, यानी कि 66, ठीक है, ये पिछड़ गए। अब जो है देखो, ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य अंतर कितना है, ठीक है। तो इसने औसत अंक प्राप्त किए 71.4, इसने 66, इनमें अंतर हमसे पूछा गया। अंतर क्या आ जाएगा 71.4 माइनस 66, यानी कि 5.4 का अंतर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों का समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त अंकों से अनुपात कितना है। तो सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों, ठीक है, तो सी वाले ने मंगल और बुध को कितने प्राप्त किए हैं, देखिए सी ने मंगलवार को 70 और बुधवार को 75, सही है। तो 70 प्लस 75 कितना आ जाएगा 145। सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों का समान दिनों में, यानी कि इन्हीं दिनों में डी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना अनुपात है। तो डी वाले ने कितने प्राप्त किए हैं 51 और 64, ठीक है, इन्हीं दिनों में मंगल और बुध को ही। तो ये कितना हो जाएगा 115। इनके बीच हमें अनुपात निकालना है। 145 और 115 में क्या अनुपात है 145, 115, 145 अनुपात 115। लेकिन इसको हमें सॉल्व करके लिखना है छोटे रूप में, तो इसको हम बट्टे करके सॉल्व कर लेते हैं। 5 से भाग देंगे, ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 तियो 15, 5 दूना 10, 5 45, यानी कि 29/23। अनुपात आपका क्या आ जाएगा 29/23, ठीक है, 29:23। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, सी। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, 23:29 भी दिया गया है, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, अब ई ने सभी दिनों में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, कितने 84, 72, 59, 68 और 74। इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितने आएंगे 357 के बराबर। ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए ने कितने प्राप्त किए हैं, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त अंक हैं ये जो 74, 69, 49, 55 और 67। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएंगे 314 के बराबर, सही है। अब जो है ई द्वारा प्राप्त सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो 357 है वो 314 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। परसेंटेज निकालना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स, इससे कितना ज़्यादा है, इससे मतलब है, यानी कि 357 माइनस 314 बटा 314 गुणा 100, इसका हमें मान निकालना है। तो घटाएंगे, ये आ जाएगा 43 और ये 314 गुणा 100, सही है। अब जो है इसका हमें भाग देना है, 43 100 में 314 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 13.69 के बराबर, सही है। तो 13.69%, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। अब जो है क्वेश्चन 96 से
क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक, ठीक है। एक पाई चार्ट दिया गया है। एक परिवार का भोजन, मकान किराया, वस्त्र, शिक्षा, ईंधन और विविध खर्च दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर हमें देना है, ठीक है। तो 96, यदि भोजन पर खर्च 9000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना हो जाएगा। देखिए भोजन, ये है भोजन 30%। मतलब समझो कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी कमाई का 30%, ठीक है, वो कितना खर्च आता है 9000, मतलब कमाई का 30% है 9000, तो कमाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो x गुणा 30/100 बराबर 9000। x बराबर कितना आ जाएगा 9000, और ये 100 ऊपर आ जाएगा, 30 में आ जाएगा। ये तो कमाई आ गई। अब देखो हमें यहाँ पर उसकी कमाई निकालनी नहीं है, ठीक है, शिक्षा पर खर्च निकालना है। यानी कि इसी कमाई का शिक्षा कौन सा है, ये है शिक्षा 18%। इसी का हम डायरेक्ट 18% कर देंगे, ठीक है, 18/100। इससे आपको कैलकुलेशन जल्दी होगी। आप इस 100 को यहाँ पर कैंसिल करते, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये एक 0 यहाँ से गया, 3 6 बार, और 9 छंगा 54, ठीक है। तो यहाँ से उसकी कमाई कितनी आ गई, कमाई नहीं, एक्चुअली ये क्या आया है, ये जो है शिक्षा पर खर्च आया है, कितना 5400। सही, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है। देखिए ईंधन पर खर्च कितना है 15%। अब देखो पूरा एंगल आपका कितना होता है 360, लेकिन पूरे प्रतिशत कितना है 100, यानी कि 100% कितने के बराबर है 360 डिग्री के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 360/100 के, ठीक है। इसको हम किससे लगा रहे हैं, एक नियम से। इसीलिए जो आपका ईंधन वाला कितना 15%, तो 15% कितने के बराबर हो जाएगा 360/100 × 15। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10 और 2 18, 18 3 54। सही है, तो 54 अंश के बराबर आ जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 54 डिग्री। इसके बाद 98, यदि ईंधन पर खर्च 3000 है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई है। जो आपने इसका वेतन इस कंडीशन से निकाला था 9000, लेकिन अब कंडीशन चेंज हुई है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि वही एक्स का निकाल कर यहाँ पर रख दें, ठीक है। तो यदि ईंधन पर खर्च कितना है 3000, तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च कितना है। तो देखिए ईंधन पर खर्च कितना है 3000, लेकिन ईंधन है कितना, ईंधन 15% है। यानी कि वही बात कि जो तनख्वाह है उसका 15% किसके बराबर है 3000 के बराबर। सही है, तो उस व्यक्ति की जो तनख्वाह है वो कितनी आ जाएगी 3000 गुणा 100/15। सही है, ये उसका वेतन आ जाएगा। अब देखो यदि ईंधन पर खर्च है 3000, तो मकान किराया और शिक्षा के खर्च को छोड़कर कुल खर्च कितना है। अब देखो मकान किराया और शिक्षा ये कितने हैं, इनको हमें छोड़ना है। बाद बाकी हम क्या करेंगे, सबका प्रतिशत निकाल लेंगे। ये 12, ये 30, ये 5, ये 15, ठीक है। मकान किराया और शिक्षा को छोड़ना है, ठीक है, बाद बाकी सभी को जोड़ना है। तो ये 20%, 30%, 5% और 15%, यानी कि 20% और 30% और 5 और 15, इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 15, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मकान किराया और शिक्षा को हमें छोड़ना है, मकान किराया को छोड़ना है, ठीक है। तो मकान किराया को छोड़ेंगे, शिक्षा को छोड़ेंगे, ये जुड़ेगा 12, 30, 5, 15। तो 12, 30 और 5, 15, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 30, 15, 30, 62, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 62। मतलब क्या है, हमें 62% हिस्सा निकालना है। ये इसकी आ गई सैलरी इस कंडीशन से, इसका हमें 62% निकालना है। ये जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, तो
इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो ये 15 दूना 30 सही है, यानी कि 200, ये हो गया 200 और 62 का गुणा करना है। 2 दूना 4, 2 छंग 12, ये आ जाएगा x का मान। सही है, कुल खर्चा जितना, मतलब ईंधन, मकान किराया और शिक्षा को छोड़कर एक्चुअली। सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, भोजन पर कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है? 30। ठीक है, भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, ठीक है, शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता। तो शिक्षा और ईंधन, शिक्षा पर कितना है? 18%, ईंधन पर कितना है? 15%। तो शिक्षा, वस्त्र, शिक्षा और ईंधन, वस्त्र पर कितना है? 12। तो वस्त्र, शिक्षा और ईंधन की कुल प्रतिशतता का x प्रतिशत है, ये कितना आएगा? ये आएगा 45। मतलब 30 अगर 45 का x प्रतिशत है तो x का मान बताइए। यानी कि हमसे यही पूछा गया है कि 30 जो है 45 का कितने प्रतिशत है। सही है, ये हमें निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 45 माइनस 30 बटा 30 गुणा 100। 45 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा? ये आएगा 15 बटा 30 गुणा 100। 15 दूना 30। एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है निकालना है। यानी कि परसेंटेज क्या हो जाएगी? 30 बटा 45 गुणा 100 के बराबर। सही है, 15 दूना 30, 15 तीयों 45, 200 बटा 3। 200 बटा 3 का मतलब क्या है? 66। सही, 2 बटा 3 भाग देंगे, 3 18 2। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 100। मकान किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितने प्रतिशत अधिक है? मकान किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता। मकान पर कितना खर्च हो रहा है? मकान किराए पर 20%। ठीक है, 20। वस्त्र और ईंधन, वस्त्र पर 12, ईंधन पर 15। ठीक है, तो 12 और 15 यानी कि ये आ जाएगा 47%। तो मकान किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च के कुल प्रतिशतता कितनी है? 47। भोजन पर खर्च की प्रतिशतता कितनी अधिक है? और भोजन पर खर्च की प्रतिशतता कितनी है? 30। तो 47 जो है 30 से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा गया है। तो 17 अधिक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सही है, तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 1 की 50 क्वेश्चन सॉल्व किए 51 से 100 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।